हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे फोटो केमिस्ट्री के बारे में और अभी तक फोटो केमिस्ट्री के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो तीनों लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे और अच्छे से आप लोगों ने देखा होंगे और आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है, एक अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी बनता है इससे। तो उसका नाम है हमारे पास क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। और जो हिंदी में माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए जो अपने फोटो केमिस्ट्री के जो नियम थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए। तो कौन कौन से थे फोटो केमिस्ट्री के नियम? एक तो हमारे पास कौन सा था, ग्रोथस और ड्रेपर का नियम था, और दूसरा था हमारे पास कौन सा, स्टार्क आइंस्टीन का नियम। अगर किसी स्टूडेंट को स्टार्क आइंस्टीन का नियम अच्छे से याद है तो वो इसको अच्छे से समझ पाएगा। तो देख लीजिए एक बार क्या होता है स्टार्क आइंस्टीन का नियम। तो देखो, स्टार्क जो आइंस्टीन का नियम था, स्टार्क आइंस्टीन का जो नियम, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक तुल्यता का नियम, रासायनिक तुल्यता का नियम। और ये नियम हमें क्या बताता है, रासायनिक तुल्यता का नियम। और ये नियम हमें क्या बताता है कि ये कहता है कि जब भी मेरे पास क्या होता है, किसी भी मैटर में हमारे पास क्या होता है, केमिकल चेंजमेंट होता है। किसके द्वारा? फोटो रासायनिक रिएक्शन के द्वारा। क्या होता है, जब भी मेरे पास कोई मैटर होता है, जब भी मेरे पास क्या होता है, कोई पदार्थ होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करवाते हैं कौन सा, अपना केमिकल चेंजमेंट। क्या करवाते हैं इसमें? केमिकल चेंजमेंट करवाते हैं, चेंजमेंट करवाते हैं। थ्रू किसके थ्रू करवाते हैं? हम लोग करवाते हैं हमारे पास किसके द्वारा, फोटो के द्वारा, प्रकाश के द्वारा हम लोग क्या करवाते हैं, इसमें केमिकल चेंजमेंट करवाते हैं। तो इस केमिकल चेंजमेंट में इस पदार्थ के जो अणु भाग लेंगे, जो अणु भाग लेंगे, तो उनमें क्या होता है, प्रत्येक अणु एक फोटोन का क्या करता है, हमारे पास प्रत्येक अणु एक फोटोन का हमारे पास क्या करेगा, वो अवशोषण करेगा। उसके पश्चात वो किस में बदल जाएगा, अपना केमिकल चेंजमेंट आपको दर्शाएगा। इसका मतलब ये है, जो स्टार्क आइंस्टीन का जो नियम था वो ये कहता था कि हमारे पास एक जो अणु है, एक जो अणु जो किस में भाग लेता है, जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है, तो प्रत्येक अणु जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है वह एक फोटोन का क्या करता है, अवशोषण करता है। क्या करता है? एक फोटोन का अवशोषण करता है। यही अपना कौन सा था, स्टार्क आइंस्टीन का नियम। तो ये वाली जो बात थी वो कहीं पर हमारे पास, ये वाली बात जो है, एक फोटोन और एक अणु, मतलब कि 1:1 का जो नियम था हमारे पास, वो उन रिएक्शंस के लिए था जो क्या थी, केवल और केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती थी, केवल और केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती थी। मतलब कि जो प्राथमिक प्रक्रम के द्वारा संपन्न होती थी उन अभिक्रियाओं के लिए था। प्राथमिक प्रक्रम में संभव जो अपनी संपन्न होने वाली रासायनिक जो अभिक्रियाएं थी उनके लिए हमारे पास क्या था कि एक अणु क्या करेगा, एक फोटोन को अवशोषित करेगा और वो किस में बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। लेकिन ये वाला है, ये क्या बताता है कि जो अगर उत्पाद में कन्वर्ट हो गया तो उससे आगे ये जो नियम है वो ये कहता है कि भाई एक जो अणु था, फोटोन का अवशोषण कर लिया, उत्पाद में बदल गया, तो आगे जो उत्पाद तो बनता हमारे पास वो आगे रिएक्शन नहीं करता है, आगे रिएक्शन नहीं करता है। ये नियम तो केवल और केवल उन्हीं अभिक्रियाओं के लिए था। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब भी क्या होता है कि जब मेरे पास कोई भी रिएक्शन हुई, उसमें उत्पाद बन गया, तो उत्पाद जो है वो अगेन भी रिएक्शन करता है, मतलब कि उसमें द्वितीय प्रक्रम भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए हमारे पास जो स्टार्क आइंस्टीन का जो नियम था वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो उन ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को जो क्या करती हैं, जो एक पद में संपन्न ना होकर क्या करती हैं, बहुत से पदों में संपन्न होती है, मैनी स्टेप्स में क्या होती हैं, वो कंप्लीट होती हैं। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनके लिए जो रासायनिक तुल्यता का जो नियम था हमारे पास, स्टार्क आइंस्टीन का जो नियम था, वो हमारे पास क्या हो गया, फेल हो गया, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसी को समझाने के लिए एक नए स्टेप की हमारे पास, एक नए पद की हमारे पास क्या हुई, आवश्यकता हुई, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं। और ये वाला जो हमारे पास जो नियम है वो क्या बताता है, वो अणु और जो फोटोन है इसके मध्य जो इंटररिएक्शन होती है उसके बारे में तो एक्सप्लेन करता ही है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या करता है, जो अपनी प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रिया है उसकी क्या है, क्रिया विधि के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? क्रिया विधि के बारे में बताता है। और उसके जो मात्रात्मक गुण है, उसके जो मात्रात्मक गुण है उनके बारे में भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ये वाला क्या करता है, क्रिया विधि के बारे में तो बताएगा और साथ साथ में उसके मात्रात्मक गुणों के बारे में हमारे पास क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। और इसको दर्शाया किसके द्वारा जाता है, इसको फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है, इसको फाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात होती है किसके बारे में, क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में। अब बात करते हैं किसी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो अपनी जो क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, हम बात कर रहे हैं किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी किसी
किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की जो क्वांटम दक्षता या फिर क्वांटम जो लब्धि होती है वो क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होती है वो ये होती है कि किसी निश्चित दिए गए समय में, किसी निश्चित दिए गए समय में उत्पादों में रूपांतरित होने वाले अणुओं की संख्या तथा उसी समय अवशोषित होने वाले फोटोनों की संख्या का जो अनुपात होता है, संख्या का अनुपात जो होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, वही कहलाता है अपना कौन सा, वो कहलाता है क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता, या फिर क्या कहलाता है, क्वांटम दक्षता। मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी रिएक्शन जो क्या कर रही है, एक स्टेप में कंप्लीट ना होकर बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उसके लिए जो क्वांटम लब्धि या फिर क्वांटम दक्षता क्या होती है, वो यही होती है कि एक निश्चित समय में एक हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं, उसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय में जो उत्पाद में जो कन्वर्ट होते हैं हमारे पास, जो जितने अणु कन्वर्ट होते हैं उसी समय उन अणुओं के द्वारा कितने फोटोन अवशोषित की जाती हैं, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, उस केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, क्वांटम लब्धि या फिर क्वांटम दक्षता होती है। तो इसको मैं ये कह सकता हूं, एक बार तो इसको नोट कर लीजिए, जो मैंने लिखवाया है उसको नोट कर लीजिए कि दिए गए समय में उत्पादों में रूपांतरित होने वाले अणुओं की संख्या तथा उसी समय अवशोषित होने वाले फोटोनों की संख्या का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है, क्वांटम लब्धि या फिर क्वांटम दक्षता कहलाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको गणितीय रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो गणितीय रूप में किस प्रकार से बोल सकता हूं मैं इसको, तो देखिए इसको हम लोग किस में बोल सकते हैं, मैथमेटिकली टर्म में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गणितीय रूप में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हमारे पास जो फाई होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दिए गए समय में उत्पादों में रूपांतरित होने वाले अणुओं की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, इसके बटे में क्या हो जाएगा, बटे में ये हो जाएगा उसी समय, जिस समय में हमारे पास क्या हो रहा है, जो अपने अणु उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी समय, जो समय ले रहे हैं उसी समय अवशोषित फोटोनों की संख्या और इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्वांटम यील्ड या फिर क्वांटम एफिशिएंसी। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, उसी समय अवशोषित आइंस्टाइनों की समूह है, आइंस्टाइनों की संख्या, ये हमारे पास क्या होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा, क्वांटम लब्धि या फिर क्वांटम दक्षता। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर, क्योंकि ये वाला जो है क्वांटम लब्धि या फिर क्वांटम दक्षता जो है वो क्या बताती है हमारे पास, ये वाली जो फोटोन और जो अणु के बीच में इंटररिएक्शन होती है उसको तो बताती है, साथ साथ में क्या करती है, साथ साथ में जो अपनी अभिक्रिया होती है उसकी क्रियाविधि को भी बताती है और उसके जो मात्रात्मक गुण होते हैं उनके बारे में भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा अवशोषित फोटोनों की संख्या, अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या।
अब आइंस्टाइनों का मतलब क्या हुआ कि आइंस्टाइन के रूप में हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ये ले रहे हैं कि एक मोल के द्वारा अवशोषित फोटोनों की संख्या को हम लोग क्या बोल रहे थे, एक आइंस्टाइन बोल रहे थे, यही तो बोल रहे थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइंस्टाइन का मतलब है कि ऊर्जा को तो अवशोषित कर रहा है, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि फाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, माइनस डी मान लेते हैं, उसमें ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट ए अपॉन क्या हो जाएगा, dt अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, अवशोषित ऊर्जा की मात्रा, अवशोषित ऊर्जा की मात्रा, यही हमारे पास क्या होता है, अवशोषित ऊर्जा की मात्रा। और यही जो हमारे पास मान होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्वांटम यील्ड या फिर क्वांटम एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जो क्वांटम लब्धि या फिर जो क्वांटम दक्षता होती है उसके मान को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और जो सबसे पहला जो कारक आता है अपना वो है ताप, वो अपना कौन सा, टेम्परेचर। तो जब क्या होता है, जब किसी भी हम लोग प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया की ताप में जब वृद्धि करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटम दक्षता होती है उसके मान में भी क्या होती है, थोड़ी वृद्धि होती है। क्या होता है, जब ताप में क्या होती है, वृद्धि की जाती है, जब ताप में वृद्धि की जाती है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो क्वांटम जो लब्धि होती है, जो क्वांटम जो दक्षता होती है या फिर जो क्वांटम लब्धि होती है उसके मान में भी क्या होती है, थोड़ी वृद्धि होती है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अमोनिया का जो अपघटन है, जैसे अमोनिया का जो अपघटन है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर में 100 डिग्री टेम्परेचर क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, तो जो अपनी क्वांटम दक्षता होती है उसके मान में क्या होती है, 15 से 20% वृद्धि हो जाती है, 15 से 20% की क्या हो जाती है, हमारे पास वृद्धि हो जाती है। जो दूसरा नियम है, दूसरा अपना पास जो फैक्टर आता है वो आता है अपना कौन सा, तरंग दैर्ध्य। तो क्या होता है, जब देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशिक जो हमारे पास क्या होता है, जो पदार्थ हमारे पास क्या करेगा, प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया क्या करेगा, अवशोषित करेगा। अगर हमारे पास क्या करता है, अगर उनकी तरंग दैर्ध्य को हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, अगर उनकी लेमडा में हम क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो क्वांटम दक्षता होती है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास लेमडा का मान ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। अब जब ऊर्जा का मान ही कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या होंगे, जो रिएक्टेंट होंगे प्रोडक्ट में क्या होंगे, कम ही तो चेंज होंगे, क्योंकि क्या होता है हमारे पास लेमडा बराबर, लेमडा समानुपाती क्या होता है, 1/E होता है ना। तो ऊर्जा का जब लेमडा ज्यादा है तो ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट कम चेंज, जो रिएक्टेंट होंगे प्रोडक्ट में कम चेंज होंगे, कम चेंज होंगे तो हमारे पास जो दक्षता होगी उसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद हम और बात करते हैं, तो और जो अगला जो आता है वो आता है प्रकाश की तीव्रता। जो तीसरा फैक्टर आता है वो आता है प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश की तीव्रता। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो आने वाला जो प्रकाश है, जो विकिरण है, अगर हम लोग इसकी तीव्रता में, इंटेंसिटी में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तीव्रता में क्या होता है, वृद्धि होता है, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारी जो अपना जो कौन सा है क्वांटम एफिशिएंसी है उसके मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, फिर उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है, उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला जो फैक्टर आता है चौथा, वो आपका ये है, वो है कौन सा, निष्क्रिय गैस जो होती है उनका प्रभाव, जो अपनी निष्क्रिय गैस का प्रभाव। तो देखो निष्क्रिय गैस का प्रभाव क्या होता है, निष्क्रिय गैस का प्रभाव यही होता है कि जो कोई भी मेरे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, अगर हम लोग क्या करते हैं उसमें निष्क्रिय गैस की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं, निष्क्रिय गैस की थोड़ी सी मात्रा अगर उसमें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो क्वांटम यील्ड या फिर जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उनके दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल और केवल उनका जो टेम्परेचर होता है उनको क्या रखना चाहिए, स्थायी रखना चाहिए। और इसी के साथ में हमारे पास क्या है, जो आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसको क्या रखते हैं हम लोग, एक वर्णीय प्रकाश रखते हैं, मतलब कि उसके जो वेवलेंथ होती है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। अगर वेवलेंथ में चेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो उसकी दक्षता होगी उसमें क्या होगा, चेंजमेंट आएगा, और वो हमारे को क्या होगा, उसका जो एक्चुअल जो मान होता है उससे हमें क्या होगा, डिफरेंट मान मिलेगा। तो स्टूडेंट्स कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तो ऐसी होती हैं जो संपूर्णतः हमारे पास स्टार्क आइंस्टीन नियम को क्या करती हैं, वो फॉलो करती है। मतलब कि वे रिएक्शन जो क्या होती है एक स्टेप में कंप्लीट होती है, रिएक्शन जो क्या होती है एक स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। मतलब कि वो क्या करती हैं, स्टार्क आइंस्टीन जो नियम है, स्टार्क आइंस्टीन नियम को हमारे पास क्या करती है, पूर्णतः वो क्या करती है, फॉलो करती है। मतलब कि एक जो अणु होता है वो क्या करता है, एक फोटोन को क्या कर लेता है, अवशोषित करता है। एक अणु एक फोटोन को क्या करता है, अवशोषित करता है, और वो किस में बदल जाता है, अपना उत्पाद में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ये वाली बात होती है। मतलब कि इनके लिए इस प्रकार की जो रिएक्शन होंगी उनके लिए जो हमारे पास क्या होगा, जो क्वांटम जो दक्षता होती है, जो क्वांटम दक्षता है उसका मान हमारे पास क्या होता है, इनके लिए होता है 1। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जो एक फोटोन का तो अवशोषण करती हैं,
जो एक फोटोन का अवशोषण करती है और उससे क्या हो जाता है, उससे दो या दो से अधिक, उससे क्या होता है दो या दो से अधिक मेरे पास क्या हो जाते हैं, जो अणु होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। दो या दो से अणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। किसमें बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं। मतलब कि इस प्रकार के रिएक्शंस के लिए हमारे पास क्या होता है, जो क्वांटम जो दक्षता होती है, जो क्वांटम दक्षता होती है उसका मान कितना हो जाता है, उसका मान एक से भी क्या हो जाता है, उसका मान क्वांटम दक्षता का मान एक से भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, एक फोटोन का अवशोषण करने के पश्चात भी क्या होता है, एक या एक से कम अणु क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। एक से कम अणु क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, अपघटित होते हैं। मतलब कि इन अभिक्रियाओं के लिए जो क्वांटम दक्षता का मान होता है, क्वांटम दक्षता का मान जो होता है वो क्या होता है, एक से भी क्या होता है, कम होता है। एक से भी क्या होता है, कम होता है। अब इनके मान में जो क्वांटम दक्षता के मान में जो वृद्धि हो रही है और जो कमी हो रही है, इसके कारण क्या है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो उच्च लब्धि हमें प्राप्त हो रही है, जो उच्च क्वांटम दक्षता जो प्राप्त हो रही है उसके कारण क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं उच्च क्वांटम दक्षता के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उच्च क्वांटम दक्षता का मतलब ये हो गया, जो क्वांटम दक्षता होती है उसका मान कितना हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। और ये एक से अधिक होने की जो वजह है, जो कारण है वो क्या है, उनके बारे में जानते हैं। तो जो पहला कारण है वो है चेन रिएक्शन। क्या है, चेन रिएक्शन। तो देखो चेन रिएक्शन में क्या होता है, चेन रिएक्शन में ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले रिएक्टेंट होता है, वो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले वो किसमें, उत्पाद में चेंज होगा। फिर उत्पाद जो बने हुए उत्पाद हैं वो अगेन रिएक्शन करते जाएंगे और वो धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, वो धीरे धीरे अभिक्रिया है उसको अलग अलग स्टेप में क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं और अलग अलग अणु हमारे पास क्या होते हैं, वो क्या होते जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। मतलब कि उनके लिए भी क्या होगा, फाई का मान जो क्या होता है वो एक से अधिक होता है। मतलब कि जैसे बात करते हैं, कोई मेरे पास क्या है, कोई जैसे मेरे पास ये वाली होगी ए और बी, मेरे पास क्या है, कोई अणु है, ये क्या कर रहे हैं, एच न्यू हमारे पास ये हो रहा है, इसमें ये फ्री रेडिकल्स का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ए बी हमारे पास इसका हो गया। अब अगेन क्या करता है, ये बने हुए जो मेरे पास रेडिकल्स हैं, जो बने हुए रेडिकल्स हैं वो अन्य किसी परमाणु पर क्या कर देते हैं, ये वाला तो क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब जो फर्स्ट स्टेप में बने हुए मेरे पास जो सक्रिय परमाणु है, जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स जो बने हैं, वो क्या कर देते हैं, अन्य किसी अणु के साथ में क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया को क्या करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। क्या हुआ, जैसे ये वाला हो गया, इसके साथ में कोई अन्य मेरे पास ये वाला कर लेता है, ये अगेन करता है इसके साथ में और क्या कर लेता है, जैसे इसने बना दिया अपना कौन सा A2 बना दिया, इसके साथ में B को फ्री रेडिकल बना दिया इसका। अगेन ऐसी कंडीशन बनती हो जिसमें A B अगेन रिएक्शन करते हो, बना हुआ फ्री रेडिकल इससे फिर से रिएक्शन कर ले, फिर हमारे पास क्या बना दे, ये बना दे, जैसे B2 बना दिया, इसके साथ में हमारे पास फ्री रेडिकल कौन सा फ्री हो गया, A रेडिकल फ्री हो गया। अगेन हमारे पास कंडीशन ऐसी होती हो जिसमें आगे फिर से रिएक्शन करती रहती है। तो हमने क्या किया, इसमें देखोगे अगर आप लोग, तो इसमें केवल और केवल एक फोटोन अवशोषित हुआ है। केवल क्या हुआ है, एक फोटोन अवशोषित हुआ है। लेकिन हमारे पास क्या है, एक फोटोन के द्वारा जो उत्पाद बनी है वो क्या कर देते हैं, किसी अन्य उत्पाद को भी क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। मतलब कि एक फोटोन के द्वारा तीन मेरे पास, एक दो तीन मेरे पास क्या हो रहे हैं, अणु क्या हो रहे हैं, अपघटित हो रहे हैं, उत्पाद में बदल रहे हैं। मतलब कि इसके लिए क्या होता है, जो फाई का मान क्या होता है, वो एक से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें क्या बनते हैं, जो मध्यवर्ती बनते हैं। कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, जो मध्यवर्ती बनते हैं। अभिक्रियाओं में क्या बनेंगे, मध्यवर्ती बनेंगे। तो ये बनने वाले जो मध्यवर्ती होते हैं वो किसकी तरह काम करने लग जाते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करने लग जाते हैं। किसकी तरह काम करने लगते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करने लग जाते हैं। और जब उत्प्रेरक की तरह काम करने लग जाएंगे तो ये क्या करेंगे, किसी अन्य अणु को क्या करते लग जाएंगे, उसको अलग अलग उत्पाद में क्या करते जाएंगे, वो चेंज करते जाएंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये बन सकती है कि मेरे पास क्या होगा कि कोई अणु क्या करेगा, प्रकाश विकिरण को क्या करता है, वो अवशोषित करता है और अवशोषित होकर क्या हो जाएगा, वो सक्रिय हो जाएगा। तो जैसे सक्रिय होगा, तो जैसे सक्रिय होते ही क्या कर देगा, अपनी जो उत्पाद में बदलेगा उसी समय क्या करता है, वो एनर्जी को क्या कर देगा, अपनी को रिलीज कर देगा। और जो एनर्जी बाहर निकली हुई है उससे क्या करेगा, वो कोई दूसरे अणु क्या कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा और वो भी क्या बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। मतलब कि एक अणु क्या करता है, एक अणु जब क्या होता है, एक अणु जो क्या करता है, फोटोन को क्या कर लेता है, अवशोषित करता है, अवशोषित कर लिया उसने। अब ये क्या करता है, जब अपने क्या होता है, उत्पाद में बदलता है, जब क्या होता है, उत्पाद में बदलता है, तो उस समय क्या कर देता है, जो इसने ऊर्जा अवशोषित की है उसका क्या कर देता है, त्याग कर देता है। उस ऊर्जा को क्या कर देता है, त्याग देता है। और इस त्यागी हुई जो ऊर्जा है, इसको कोई अन्य मेरे पास क्या होता है, अणु होता है, वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उसका भी क्या हो जाता है, आगे उत्पाद में बदल जाता है। अगेन इस प्रकार से क्या होता जाता है, मेरे पास हमारे पास जो एक बार हम लोग क्या दिया है, एक एच न्यू दिया, मतलब कि एक फोटोन दिया है, उससे क्या हो रहा है, मेरे पास अलग अलग अणु क्या होते जाते हैं, हमारे पास अपघटित हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए भी क्या होता है, हमारे पास जो फाई का मान होता है वो क्या होता है,
1 से अधिक होता है। या फिर और कंडीशन क्या बन सकते हैं हमारे पास, उच्चतम लब्धि के कारण होने वाले जो हमारे पास क्या बन सकता है कारण, वो ये हो सकता है कि जैसे मेरे पास क्या होता है, कोई अणु क्या हो गया, सक्रिय हो गया। कोई जो मेरे पास अणु था उसने क्या कर लिया, H न्यू ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और वो क्या हो गया, सक्रिय हो गया। अब ये जो सक्रिय हुआ जो अणु है वो किसी अन्य निष्क्रिय अणु के साथ में क्या कर ले, टक्कर कर ले। किसी निष्क्रिय अणु के साथ में क्या कर लेता है, टक्कर कर लेता है। जैसे टक्कर करेगा तो इसको भी क्या बना देगा, ये सक्रिय बना देगा और ये किस में बदल जाएगा, अपने उत्पाद में बदल जाता है। मतलब कि हम लोग काम में ले रहे हैं केवल और केवल एक ही फोटोन काम में ले रहे हैं, एक फोटोन काम में ले रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, 2 या 2 से अधिक, मेरे पास 2 या 2 से अधिक जो मेरे पास क्या है, जो अणु है उनका क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है या फिर वो उत्पाद में बदल रहे हैं। मतलब कि इसके फाई का मान क्या हो रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है। तो ये कुछ कारण है उनके अधिक होने का। तो अब बात करते हैं निम्न क्वांटम दक्षता के कारण क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहली बात तो है कि निम्न क्वांटम दक्षता का मतलब ये हो गया, जो इसके फाई का मान होता है वो क्या होता है, 1 से भी क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे विकिरण जिनके लिए क्या होता है, क्वांटम दक्षता का मान 1 से कम होता है, तो उन अभिक्रियाओं का क्या कहा जाता है, निम्न क्वांटम दक्षता वाली अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला कारण तो यही है कि पहला कारण ये है कि इसमें जो कोई सक्रिय अणु होता है क्या करेगा, कोई भी जैसे मेरे पास क्या है, कोई जैसे ए अणु है, इसने क्या कर लिया, H न्यू ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और ये वाला क्या हो गया हमारे पास, एक्साइटेड हो गया, हमारे पास उत्तेजित हो गया। और जब क्या करता है, ये वाला उत्पाद में बदलने से पहले ही, उत्पाद में बदलने से पहले ही क्या हो जाता है हमारा, ये निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो एक तो ये वजह है इसके कम लब्धि प्राप्त होने की वजह, एक तो ये है। दूसरी बात ये है, दूसरा ये है कारण कि इसमें क्या होता है, जो मेरे पास जो सक्रिय अणु होता है, जो सक्रिय अणु जो होता है वो क्या करता है, किसी अन्य के साथ में क्या कर लेता है, टक्कर कर लेता है। किसी अन्य अणु के साथ में क्या करता है, टक्कर करता है। और जैसे टक्कर करेगा तो ये अपने आप को भी क्या बना लेता है, निष्क्रिय कर लेता है। तो ये वाला भी क्या हो जाता है, उसमें निष्क्रिय होता है। जैसे हमारे पास क्या करेगा, किसी निष्क्रिय अणु के साथ में क्या करेगा, टक्कर करेगा, तो जैसे टक्कर करता है तो उससे भी क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। मतलब कि उत्पाद में नहीं बदलता है। और जब उत्पाद में नहीं बदलेगा, उसका अपघटन नहीं होगा, तो हमारे पास क्वांटम दक्षता उसका मान क्या प्राप्त होगा, हमें कम प्राप्त होता है। उससे अगली बात करते हैं। उससे अगली बात यह है कि हमारे पास बना हुआ जो सक्रिय अणु है, जो हमारा सक्रिय अणु है वो क्या हो जाता है, वापस अपना जो रिएक्टेंट है उसमें क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास ये वाला काम हो गया, जो अपना कौन सा हो गया, A2 जो था उसको मैंने क्या किया, H न्यू दिया। जैसे H न्यू दिया, इसका क्या हो गया, अपघटन हो गया। जैसे इसने क्या बना लिया, 2A बना लिया। लेकिन ये वाला जो अणु है, जो ये आगे उत्पाद में बदलने की बजाय क्या हो जाता है, वापस मेरे पास क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने वापस जो हमने रिएक्टेंट लिया था, अभिकारक लिया था, उसमें क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसकी कमी, जो हमारे पास जो क्वांटम दक्षता के मान में जो कमी होती है, उसके जो 3-4 जो रीजन है वो ही इस प्रकार से हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो कोई भी अभिक्रिया होती है उसकी जो क्वांटम दक्षता होती है उसके मान में हमें क्या होती है, उसके मान कम प्राप्त होते हैं। तो ये बात होती है किसके बारे में, क्वांटम दक्षता या फिर क्वांटम लब्धि के बारे में।